बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल ये जो पेट का दर्द है या छाती का दर्द है, इसको बड़ा मिसडायग्नोज किया जा रहा है मुख्तलिफ सेंटर्स पे। तो लाजमी नहीं कि जो हार्ट अटैक का पेन हो वो इस चीज़ के साथ प्रेजेंट करें कि पेशेंट को जी इधर सबस्टर्नल छाती में दर्द हो। नहीं, इस तरह नहीं हो सकता। पेशेंट को एपिगैस्ट्रम में भी पेन हो सकता है। एपिगैस्ट्रम ये मैदे वाली जो जगह होती है पसलियों के बिल्कुल नीचे, यहाँ पे अगर पेन हो और पेशेंट कंप्लेंट कर रहा है कि मुझे उल्टियाँ आ रही हैं और उसमें कोई रिस्क फैक्टर भी मौजूद है, मतलब वो बड़ी एज का बंदा है, वो स्मोकिंग करता है, उसका हाई ब्लड प्रेशर होता है, उसको शुगर है, तो फिर आपने क्या करना है, इसको इग्नोर नहीं करना। आपने फ़ौरन उसका एक सारे जो कार्डियक पैरामीटर्स हैं, ECG, troponin I, आपने उसको फर्दर स्ट्रेस टेस्टिंग और सारी वो चीज़ें देखनी है, इसको इग्नोर नहीं करना। तो इसमें क्या है कि ये इसकी टिपिकल प्रेजेंटेशन क्या होगी कि पेशेंट को छाती के अंदर दर्द होगा, ये जो हमारे सीने की हड्डी है स्टर्नम इसको बोलते हैं, सब स्टर्नल चेस्ट पेन होगा पेशेंट को। वो फिर क्या करेगा, वो रेडिएट करता है उसके लेफ्ट साइड ऑफ द जा की तरफ, उसके लेफ्ट साइड ऑफ द आर्म, और इवन पेशेंट को ये डिस्टल लिम्स तक, ये हमारी जो उंगलियों के आखिरी हिस्से हैं, यहाँ तक भी पेन महसूस हो सकता है। तो ये है इसकी टिपिकल प्रेजेंटेशन। अब एटिपिकल प्रेजेंटेशन क्या है कि उसमें पेशेंट जो है वो टिपिकल यहाँ इस एरिया में दर्द नहीं होगा, पेशेंट को एपिगैस्ट्रम में दर्द हो सकता है, पेशेंट को लोअर एब्डोमेन में पेन हो सकता है। और जो शुगर के मरीज होते हैं वो सबसे ज़्यादा आपने उनको फोकस करना है, उसमें बिल्कुल ही इग्नोर नहीं करना कि उनको पेन नहीं होता। क्यों नहीं होता? डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से। एक प्रोलॉन्ग शुगर है, पेशेंट को 15 से 20 साल के लिए चल रही है, तो वो उसमें क्या उसने काज कर दिया, उसने उसको न्यूरोपैथी काज कर दिया। तो उसमें पेशेंट क्या कहेगा, वो आपको एक ही साइन बताएगा कि मुझे छाती के अंदर घबराहट हो रही है, मुझे कुछ हो रहा है। वो छाती के अंदर घबराहट का मेन ये कंप्लेंट करेगा। और अगर साथ उसको डायफ्रोसिस हो रही है, पसीना आ रहा है, साथ उसको टैकीकार्डिया हो रहा है, उसकी हार्ट बीट जो है वो बढ़ रही है, तो ये सारे अलार्मिंग साइंस हैं। इसमें आपने सबसे पहले फर्स्ट एड के तौर पे क्या करना है, आपने पेशेंट को सीधा लिटा देना है, उसकी एक्टिविटी ख़त्म कर देनी है। क्यों? ताकि उसकी जो है वो कार्डियक आउटपुट ना बढ़े, उसकी पेरिफेरल जो है ब्लड की डिमांड ना बढ़े ऑक्सीजन की। और जब पेशेंट लेट जाएगा तो उसकी ऑक्सीजन की डिमांड कम हो जाएगी, उसका हार्ट रेट कंट्रोल हो जाएगा, और उसकी फिर क्या होगा कि VQ मिसमैच, वेंटिलेशन एंड ब्लड परफ्यूजन का जो मिसमैच होता है दिल और बाकी बॉडी के दरमियान, तो वो गैप कम हो जाएगा। उससे फिर हमारा पेशेंट क्या होगा, वो रिस्क में नहीं होगा। आप फ़ौरन उसको लिटा दें, उसकी एक्टिविटी कम कर दें, उसको बोलना उससे कहीं पे कम कर दे, फ़ौरन आप फिर उसको किसी हॉस्पिटल शिफ्ट करें। वहाँ पे अगर आपके पास फैसिलिटीज़ मौजूद हैं ECG की, TT की, इन्वेसिव, फिर फर्दर अगर ज़रूरत है तो एंजियोग्राफी की, तो आप उसकी तरफ प्रोसीड करें। अगर आप किसी ऐसे सेंटर पे मौजूद हैं यहाँ आपके पास ये फैसिलिटीज़ नहीं है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है, अच्छी से उसको देखना है, उसका पसीना देखना है कि पसीना तो नहीं आ रहा, उसके हार्ट रेट तो नहीं बढ़ रहा, उसको वोमिटिंग तो नहीं हो रही। अगर इनमें से कोई भी साइंस आ रहे हैं तो फिर आपने फ़ौरन क्या करना है, आपने उसको डिस्प्रिन दे देनी है। ये डिस्प्रिन जो है ये वैसे भी जितने भी अडल्ट हैं हर वक्त, और ख़ुसूसन ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं उनकी जेब में मौजूद होनी चाहिए ये। क्यों? क्योंकि ये 80% मॉर्टेलिटी को कम कर देती है। हार्ट अटैक एक्चुअली होता क्या है कि अंदर हमारे हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी वेसल इंजरी हुई, और वहाँ पे जो है वो वेसल जब इंजरी होगी तो उसको कुदरती तौर पे हीमोस्टेसिस के लिए, खून के बहाव को रोकने के लिए वहाँ पे प्लेटलेट एग्रीगेट होना शुरू हो जाएंगे, वहाँ पे इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। फिर वो क्या करेंगे, एक प्लेटलेट प्लग बनाएंगे ताकि वहाँ से खून जो है वो मज़ीद लीकेज ना हो। फिर वो प्लग बढ़ता पड़ता है उस पर, फिर क्या करेगा, ये प्लेटलेट मज़ीद आके उधर जमा होना शुरू हो जाएंगे, एंड पे फिर थ्रोम्बस बना देगा, खून का एक लोथड़ा बना देगा। और अगर वो मोर देन 80% से ज़्यादा हमारे कोई भी करोनरी आर्टरी, जो दिल की आर्टरीज हैं, उनको अगर वो बंद कर देगा तो फिर क्या होगा, हार्ट अटैक में चला जाएगा पेशेंट हमारा, तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाएगा। तो फिर आपने क्या करना है, उसको ये जो डिस्प्रिन है एंटी प्लेटलेट ये फ़ौरन देनी है। उसके बाद आपने क्लोपिडाग्रिल है, वो उसकी ये डिस्प्रिन की भी आपने उसके वेट के अकॉर्डिंग, नॉर्मली हम 300 mg देते हैं एक अडल्ट पेशेंट 80 kg के पेशेंट को। उसके बाद आपने उसको 300 mg क्लोपिडाग्रिल की गोली देनी है। ये 75 mg की फार्मूलेशन में आती है, हमने 4 गोली इकट्ठे देनी होती हैं। अब जो मेन चीज़ है, हमने पेशेंट का पेन ठीक करना है। पेन जब उसको हो रहा होगा तो पेन फिर फर्दर क्या करता है, वो हमारे कार्डियक आउटपुट पे बैड इम्पैक्ट डालता है, उसके VQ मिसमैच को वो बढ़ाता है कि उसकी परफ्यूजन और ऑक्सीजन की जो वेंटिलेशन है वो उसमें फिर गैप बढ़ता जाएगा। इस गैप को हमने कम करना है। तो आपने क्या करना है, पेशेंट को फौरी तौर पे आपने उसको नेल्डोफेन, नक्सोलान, मॉर्फिन, जो भी आपने पेन किलर है
वो आपने पेशेंट को दे देने हैं। तो उसके बाद आपने क्या करना है, फिर पेशेंट को डायग्नोसिस की तरफ जाना है। अगर ईसीजी आपके पास नहीं है तो फिर आप उसको फ़ौरन किसी ऐसे सेंटर पर मुंतकिल करें जहाँ पे हम फर्दर उसको डायग्नोज कर सकें कि क्या उसको पीएसटी एलिवेशन एमआई है, उसको क्या अनस्टेबल एंजाइना है, क्या वो उसकी इन्फेक्शन बढ़ तो नहीं रही। अगर वो आगे जा रहा है तो फिर हम उसकी फर्दर जो है ट्रीट कर सकते हैं, उसको स्ट्रेप्टोकाइनेज के इंजेक्शन दे के, या उसकी इन्वेसिव जो ट्रीटमेंट है स्टेंटिंग से लेके करोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग तक, तो वो एक पूरा सारा तरीका का। इनिशियली अगर जैसे हम इधर देहात में बैठे हैं तो आपने पेशेंट को 90% आपने हिस्ट्री से डायग्नोज करना है, और आपने ये बेसिक जो फर्स्ट एड के तौर पे दवाई हैं ये आपने दे देनी है ताकि वो उसकी लाइफ सेविंग में हेल्पफुल हो सके। थैंक यू।